रतन टाटा 1937 में पैदा हुए बिजनेस और समाज सेवा की एक विरासत के वारिस थे। उनके शुरुआती जीवन में उन्हें सुख सुविधाएं और उथल पुथल दोनों ही देखने को मिली, जिससे उनके मजबूत मूल्यों का निर्माण हुआ। माता पिता के अलग होने के बाद उनका और उनके भाई का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। इस अनुभव ने उनमें सहानुभूति और दृढ़ता की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त की, पहले मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, जहां उन्होंने वास्तुकला में डिग्री हासिल की। 1962 में वह टाटा समूह में शामिल हुए और एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जिससे कंपनी और उनकी अपनी किस्मत दोनों ही बदल जाएंगी। रतन टाटा की वास्तुकला में शुरुआती रुचि कुछ बनाने और निर्माण करने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। यह जुनून इमारतों से परे व्यापार और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में भी फैला हुआ था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों जगह की उनकी शिक्षा ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया। यह बाद में अमूल्य साबित होगा जब उन्होंने टाटा समूह को विश्व मंच पर आगे बढ़ाया। शुरुआत से ही यह स्पष्ट था कि रतन टाटा केवल विरासत पाकर संतुष्ट नहीं थे, वह इसे आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थे। 1962 में टाटा समूह में शामिल होने के बाद रतन टाटा ने टाटा स्टील के कारखाने में काम करना शुरू किया। इस अनुभव ने उन्हें कंपनी के संचालन और इसकी रीढ़ की हड्डी बनाने वाले लोगों की अमूल्य समझ दी। वह लगातार तरक्की करते हुए बढ़ते गए और जिम्मेदारी वाले पदों को संभालते गए। उनके नेतृत्व के गुण शुरुआत से ही स्पष्ट थे। उनमें नम्रता, दृढ़ संकल्प और टाटा समूह के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि का एक दुर्लभ मिश्रण था। 1991 में उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। यह कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रतन टाटा को एक समृद्ध विरासत के साथ एक विशाल समूह विरासत में मिला, लेकिन तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। उनका विजन स्पष्ट था, टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलना और साथ ही ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और नवाचार के अपने मुख्य मूल्यों को बनाए रखना। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए। इन रणनीतिक कदमों का उद्देश्य कंपनी की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना और उसके पोर्टफोलियो को विविधता देना था। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया, जो टाटा का पहला बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इसके बाद कई अन्य अधिग्रहण किए गए, जिनमें 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। ये अधिग्रहण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थे। हालांकि इन ब्रांडों की क्षमता में रतन टाटा के अटूट विश्वास और लंबी अवधि के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का फल मिला। वह समझते थे कि 21वीं सदी में टाटा समूह को प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता है। इन अधिग्रहणों ने न केवल मूल्यवान ब्रांड दिलाए, बल्कि टाटा समूह को नए बाजारों, तकनीकों और प्रतिभाओं तक पहुंच भी प्रदान की। भाग 4, लोगों की कार टाटा नैनो के पीछे का विजन। अधिग्रहणों से परे रतन टाटा ने टाटा समूह के भीतर नवाचार का भी समर्थन किया। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का विकास था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। नैनो की कल्पना लोगों की कार के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य लाखों ऐसे भारतीयों के लिए परिवहन का एक सुरक्षित और किफायती साधन प्रदान करना था जो मोटरसाइकिल पर निर्भर थे। नैनो परियोजना रतन टाटा के विजन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उनका मानना था कि हर किसी को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिए। नैनो का विकास इंजीनियरिंग और लागत अनुकूलन का एक उल्लेखनीय कारनामा था। इसने दुनिया का ध्यान खींचा और ऑटोमोटिव उद्योग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर किया। भाग 5, दान की विरासत, टाटा ट्रस्ट और सामाजिक प्रभाव। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, खासकर टाटा ट्रस्ट के माध्यम से। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक विकास पहलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
रतन टाटा समाज को कुछ वापस देने में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उन्होंने अक्सर व्यापारों द्वारा सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के महत्व के बारे में बात की है। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट ने लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परोपकार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत और दुनिया भर में व्यापार जगत के नेताओं के लिए एक आदर्श बना दिया है। भाग 6। पहले नैतिकता, मूल्यों पर आधारित नेतृत्व का प्रतीक। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि व्यापारों की अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और उन समुदायों के प्रति जिम्मेदारी होती है जहां वह काम करते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए ख्याति अर्जित की है। नैतिकता पर रतन टाटा का जोर उनके इस विश्वास से उपजा है कि व्यापारों को लाभ कमाने के अलावा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। उन्होंने लगातार यह दिखाया है कि व्यापार लाभदायक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दोनों हो सकते हैं। नैतिक आचरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान दिलाया है और उन्हें आकांक्षी व्यापार नेताओं के लिए एक आदर्श बनाया है। भाग 7। विरासत को आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। सेवानिवृत्ति में भी रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। वह युवा उद्यमियों को सलाह देना जारी रखते हैं और उन स्टार्टअप में निवेश करते हैं जो एक बेहतर भविष्य के उनके विजन के साथ मेल खाते हैं। उनका सफर विजन, दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रबल भावना की शक्ति का प्रमाण है। रतन टाटा की विरासत उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो यह साबित करते हैं कि व्यापार में सफलता नैतिक आचरण और सामाजिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता के साथ मिलकर चल सकती है। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों के भारतीयों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करता रहेगा।